हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा लेट हो गया, दिखाई दे रहा होगा। आवाज़ आ रही है। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शाम को आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर जय स्टडी के चैनल पर ही आप हैं, ढूंढिए, आपको प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो में जाकर आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक। तो आज हम लोगों ने प्राचीन भारत की शुरुआत नहीं करी, इवन शुरुआत हम लोगों ने करी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, पर्यावरण और पारिस्थितिकी ये क्या होती है। तो आज एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि आखिर पर्यावरण क्या चीज़ है, पारिस्थितिकी क्या चीज़ है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या चीज़ है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या, एनवायरनमेंट क्या है। तो इसमें दोनों का मिश्रण है। इंग्लिश में भी नोट्स होंगे अभी आगे चल के और हिंदी में भी, साथ में दोनों चीज़ें हैं। बोल मैं हिंदी में रहा हूँगा, कुछ चीज़ें इंग्लिश में होंगी। तो इसमें परेशान नहीं होना कि सर आपने कुछ चीज़ें जनरली हिंदी में ही हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश में लेकिन लिखी हुई हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एनवायरनमेंट की परिभाषा क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैविक और अजैविक घटक हमें क्यों पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। साथ में अजैविक घटक का जैविक घटक पे पड़ने वाला प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है, जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनका बायोटिक कंपोनेंट पे। इसके साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास, इसकी थ्योरी क्या है बहुत शॉर्ट में। साथ में की स्टोन स्पीसीज, कुंजी प्रजातियां क्या होती हैं, इनके बारे में बहुत शॉर्ट में, क्योंकि आज बेसिक क्लास है तो मैं ज़्यादा चीज़ें बहुत गहराई में जाके नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे हम लोग क्लास में आएगी और बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्लास की गहराई को लेते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कल जब क्लास होगी तो हम उसकी क्लियरिटी पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, उपभोग जो हम लोग पढ़ते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटनकर्ता होते हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि तब जब हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर कौन है, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो जिनको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो जो ऊर्जा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, जो भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, जो अपने पोषण करने के लिए भी किसी पर निर्भर नहीं है, स्वतः हर चीज़ कर रहे हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये चर्चा हम कल करेंगे कि प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, अपघटनकर्ता ट्रॉपिक लेवल की किस श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं, और आप किस प्रकार के प्रश्न गलत करेंगे। नंबर 1, आज ही जब हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए, जैसे पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत बार बार क्वेश्चन पूछता है, यूपीपीसीएस भी पूछता है, यूपीएससी भी पूछता है। इकोसिस्टम की परिभाषा भी कई बार कई एग्जाम पूछते हैं और फंसाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा फंसेगा, कुछ ना कुछ और बताएगा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई करेंगे क्लास के आखिरी में आते आते। तो गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोगों को शाम का शाम 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 का क्या कहते हैं, शुभकामनाएं कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट के अंतर्गत। पहले एकदम बेसिक मैं फिर से कह रहा हूँ, इंग्लिश देख के मत घबराइएगा, क्योंकि मैंने स्लाइड में आगे जाकर आपको हिंदी भी रखा हुआ है। अभी देखो आपको इसमें हिंदी दिखेगा, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसको मैंने हिंदी में बताया हुआ है। 1980 से 1990 के बीच क्या गतिविधियां हुई विश्व में, कौन कौन सी प्रोटोकॉल आई। जैसे इस बार का क्वेश्चन था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विश्व में कब लाई गई, तो कई बच्चे 1989 सोच के क्रोनोलॉजी को गलत मार के चले आए। बेसल कन्वेंशन कब आई, इनकी चर्चा, क्रोनोलॉजी बस। फिर उसके बाद पारिस्थितिकी को पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे अर्नेस्ट हैकल के बारे में, उन्होंने क्या बोला। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखेंगे, किस प्रकार इकोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। अंतिम हमारी स्लाइड यही होगी जो हम लोग आज आखिरी का ये पढ़ रहे होंगे। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सर ने इंग्लिश में सब कुछ लिख दिया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मत करिए। ठीक, बने रहेंगे तो आपको आराम रहेगा। देखिए पर्यावरण क्या चीज़ है, शाम की, हाँ, शुभ संध्या, ओके, शुभ संध्या, वही मैं सर गुड इवनिंग या क्या, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है, तो एक चीज़ तो समझ में आती है, जो भी कुछ आपके सराउंडिंग में है उसे हम पर्यावरण कहेंगे। यही लिखा हुआ है, द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में है, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ और मेरे सराउंडिंग में जो भी कुछ है, मेरे आसपास जो भी कुछ है, चाहे वो स्थान है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे वो प्रकृति है, वो सब एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक, सिंपल सी डेफिनेशन, बिना किसी टेंशन के, कुछ भी नहीं लेनी है टेंशन।
अच्छा, इस जब मैं पर्यावरण की बातें कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा इस पर्यावरण में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इनकी चर्चा भी की जाएगी, लेकिन जब हम अभी आगे पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र तो मैं बताऊंगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम लोग जैविक और अजैविक घटक दोनों को पढ़ते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ पर्यावरण को समझना है। पर्यावरण क्या चीज़ है? जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है, जो भी हमारे आसपास है, चाहे वो चीज़ें हैं, चाहे वो थिंग्स हैं, चाहे वो पीपल हैं, चाहे वो प्लेस हैं, और चाहे वो नेचर है, वो सब पर्यावरण कहलाएगा। ठीक, सिंपल सी लैंग्वेज, कुछ आगे दिमाग लगाना नहीं है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आगे चलें। जैसा मैंने बोला कि जब आप पर्यावरण की चीजें पर्यावरण को पढ़ रहे होते हैं तो आप बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की भी बातें कर रहे होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? कौन से जैविक घटक होते हैं, कौन से अजैविक घटक होते हैं? जैविक मतलब जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जीवन जीने के लिए, और अजैविक का मतलब जिनमें जीवन नहीं, उन्हें कहेंगे अजैविक घटक। तो कभी कदार जब एग्जामिनर एकदम मतलब कुछ नहीं है, उसको समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए इनमें से कौन अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। अब ये क्वेश्चन सबसे हलवा कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अजैविक का मतलब क्या? पानी हो गया, अजैविक घटक है। मिट्टी हो गई, अजैविक घटक है। बादल हो गए, अजैविक घटक है। तापमान हो गया, अजैविक घटक है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता हो गई, अजैविक घटक है। तो जो भी वो चीज़ जो आप समझ पा रहे हैं, जिसको जिसमें सांस लेने की गुंजाइश नहीं है, जो जीने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करेगा, उसे हम लोग कहेंगे अजैविक घटक। और जो जीने के लिए सांस का ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहा होगा, उसे हम लोग कहेंगे बायोटिक जैविक घटक कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी आप समझ सकते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं। जो जीने के लिए सांस का प्रयोग कर रहा, जो जीने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहा होगा, उसे जैविक घटक कह रहे होंगे। ठीक। और पर्यावरण, मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें जो एक जगह पे आ रही हैं, वो सब जो भी सराउंडिंग में है, वो सारा का सारा पर्यावरण कहलाता है। लेकिन एक बात आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि अजैविक घटक का जैविक घटक पर बहुत गहरा प्रभाव होता है कुछ दशाओं में। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है जो यह अजैविक घटक है वह जैविक घटक की जनसंख्या में परिवर्तन ला दे अपनी ताकत के दम पर। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो कई बार क्या होता है कि ये जो अजैविक घटक, जो अजैविक घटक होते हैं, ये क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर जो अजैविक घटक है, ये जैविक घटक में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यह शायद पहली बार आप पता कर पाएंगे कि कई तरह के सांप और मगरमच्छ की प्रजातियां, या फिर क्रोकोडाइल और स्नेक्स की प्रजातियां तापमान पर निर्धारित होकर अपने बच्चों को जन्म दे रही होती हैं। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो फीमेल पैदा होंगी, और अगर तापमान डाउन डिक्रीज होगा तो मेल पैदा होंगे। तो इसका मतलब मैंने आपसे बोला, कई तरह के मतलब अजैविक घटक का जैविक घटक पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो प्रभाव है, ये जो संबंध है अजैविक जैविक का, वो आगे चल के आपको समझ में आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। तो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, अभी बिल्कुल लोड नहीं लेना, बहुत 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 पोलाइटली, बहुत आराम से जाना, बहुत धीमे धीमे, कोई लोड लेके नहीं पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैं कोई आपको इन्वायरमेंट का अभी मैंने आपको डीपली पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, मैं तो बस बेसिक बता रहा हूँ। मैंने सबसे बोला इन्वायरमेंट क्या चीज़ है? जो भी आपके आसपास सराउंडिंग में है, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे वो नेचर हो, वह सब आपका पर्यावरण कहलाता है, पहला पॉइंट। फिर मैंने बोला कि इस पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग बायोटिक अबायोटिक को भी समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला प्लेस, पीपल, थिंग्स, तो सब चीज़ें आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों में बायोटिक भी आता है और अबायोटिक कंपोनेंट भी आता है। ये बायोटिक क्या चीज़ होती है? जैविक, जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए। और अजैविक का मतलब जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके लिए ऑक्सीजन का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, वाटर, पानी, प्रकाश, लाइट कह दूं, ये सब कैसे घटक है? अजैविक घटक है। बादल, क्लाउड कह दूं, ये सर मिट्टी, मैं कह दूं सॉइल जो है, ये सब कैसे घटक है? अजैविक घटक है। इन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैविक का मतलब कौन? जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हम और आप बायोटिक में आएंगे, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये जो अबायोटिक, जो अजैविक घटक हैं, यह जैविक घटक पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं सांप की, जो टेम्परेचर, तापमान पर निर्धारित होकर अपने बच्चों की लैंगिकता को, जो उनका सेक्स होगा, उसको निर्धारित करेंगी कि किस लिंग का होगा, ये महिला होगी, फीमेल होगी या मेल होगा। यह तापमान पर निर्भर करेगा। यहाँ तक कि जो वर्गीकरण होता है, जीवों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कर रहे होते हैं, वह वर्गीकरण भी तापमान के आधार पर ही कर रहे होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने पढ़ा होगा, हम लोग कहते हैं कि एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, पढ़ते हैं ना, गर्म खून वाले, और एक होते हैं ठंडे खून वाले। कोल्ड ब्लडेड का मतलब जिन्हें हम लोग कहते हैं विषम तापी,
और वार्म ब्लडेड का मतलब हम लोग जिन्हें कहते हैं समतापी। मतलब समतापी का मतलब वह लोग, वह जीव जो अपने तापमान के, जो उनके अंदर का तापमान है वह समान रहेगा चाहे बाहर की कंडीशंस कैसी भी होती रहे। समतापी मतलब तापमान समान रहेगा, चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, उनके अंदर का तापमान एकदम फिक्स है। जैसे जो मानव है वह एक समतापी है, वह वार्म ब्लडेड एनिमल में, वार्म ब्लडेड के अंतर्गत आता है, वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। हम गर्म खून वाले क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर का तापमान समान बना रहता है, उसमें बाहर से कोई कुछ, बाहर क्या हो रहा है, अंदर वही तापमान एकदम फिक्स रहेगा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम समतापी हैं। और सिर्फ हम नहीं, पक्षी और मैमल्स, जो बर्ड्स होते हैं, जिन पक्षी को आप देखते हैं, तोता, चिड़ैया, और जो मैमल्स हैं स्तनधारी, स्तनधारी कौन होते हैं? जिसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है, उन्हें स्तनधारी कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। स्तनधारी जितने होंगे वो सारे के सारे वार्म ब्लडेड होंगे, वह समतापी होंगे। समतापी शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं? क्योंकि उनके अंदर का तापमान हमेशा समान बना रहेगा, वह अपने अंदर के तापमान को रेगुलेट नहीं कर सकते, वह उनका समान है, एकदम समान ताप रहेगा, अंदर फिक्स है। वो कितना है मुझे भी नहीं पता और आपको भी अभी तक नहीं पता, लेकिन आगे जब हम चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इतने डिग्री सेल्सियस तापमान व्यक्ति के बॉडी के अंदर एकदम फिक्स रहता है। ठीक, मैंने आपसे बोला कि समतापी वार्म ब्लडेड में कौन दो लोग आते हैं? एक पक्षी आता है और एक मैमल स्तनधारी आते हैं। तो जितने स्तनधारी आप समझ पाए वो सारे के सारे समतापी या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। ठीक, दूसरा मैंने आपको वर्णन क्या बताया? विषमतापी, जिन्हें हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो मैमल और पक्षी को छोड़कर जो भी कुछ बच जाए, जो भी वर्गीकरण, जो भी आपको समझ में आया, जैसे उभयचर हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सभी के सभी लोग किसके अंतर्गत आएंगे? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंतर्गत आएंगे। इसका मतलब है जहां हमारा तापमान अंदर का फिक्स नियत है, समताप है, वहीं इनका तापमान फिक्स नहीं है। इसका मतलब इनका तापमान बाहर के तापमान पर निर्भर करेगा। अगर बाहर 20 डिग्री सेल्सियस है तो इनकी बॉडी का तापमान भी 20 डिग्री हो जाएगा, और अगर बाहर 5 डिग्री है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी 5 डिग्री हो जाएगा। यह आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आपको बताया ये जो एबॉइटिक फैक्टर है, ये जो अजैविक घटक हैं, यह जैविक घटक पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इवन अगर मैं इसको और थोड़ा विस्तार में लेकर चलूं तो ये खाली पेज मुझे मिल जाए। तो अगर मैं विस्तार में लेके चलूं तो मैं आपसे कहूंगा कि भारत जिस, मतलब हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं कहूंगा ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइन। ये है 23.5 डिग्री उत्तर, ये है 23.5 डिग्री दक्षिण, इसे कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं मकर रेखा, ये है कैंसर, ये है कैप्रिकॉर्न। और हम यहीं कहीं लाई करते हैं, इसी बीच में हम कहीं लाई करते हैं। थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बीच में मतलब दिल पे मत ले, अरे ऐसा कैसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी तो हमें, मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि हाँ 23.5 डिग्री उत्तर जो कैंसर है, जिसके लिए आप लोग पढ़ते हो मित्र पर गमछा झाड़, कि भारत में यह जो कर्क रेखा है ये मित्र पर गमछा झाड़ से निकलती है, इन राज्यों से होते हुए गुजरती है। मैं बता रहा हूँ 23.5 डिग्री से ऊपर भी, जम्मू कश्मीर वाला ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री ऊपर है वो भाग। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जितने भी जीव जंतु इस 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में पाए जाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु, खासकर 0 डिग्री के पास पाए जाने वाले जीव जंतुओं में, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं पाया जाता है, तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? इस स्थान पर बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी या फिर यहाँ पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाएगी? या फिर पूछेगा जैसे जैसे आप 0 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर की ओर, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के परिवर्तन को समझाइए। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत क्लियरली चल रहा हूँ। मैंने आपसे बोला तापमान जो कि अजैविक घटक है, उसका जैविक घटक पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जहां पर किसी भी प्रकार के टेम्परेचर में अंतर नहीं आ रहा है, आप उस जगह पर रहना पसंद करोगे, ना कि आप उस जगह पे रहना पसंद करोगे जहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा। क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, या फिर मैं कहूँ इक्वेटर, भूमध्य रेखा के आसपास टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है तुलनात्मक रूप से पोलर रीजन में। ठीक, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि अजैविक घटक का जैविक घटक पर प्रभाव पड़ता है। शायद यही कारण है
कि इक्वेटर के आसपास पाए जाने वाले लोगों की मूछें और दाढ़ी जल्दी निकल आती हैं, जबकि ध्रुवों पर पाए जाने वाले लोगों की मूछें और दाढ़ी देर में निकलती हैं। या फिर मैं कहूँ ये जल्दी मैच्योर होंगे जो विषुवत रेखा के आसपास पाए जाएंगे या भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाएंगे, तुलना में ध्रुवों पर पाए जाने वाले लोगों की आयु धीमे धीमे बढ़ेगी। ये चीज समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपसे बोला अजैविक घटकों का जैविक घटकों पर प्रभाव पड़ता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। कौन से जैविक घटक मैंने आपको बता दिए कि जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करेंगे अपने जीने के लिए जैविक, और जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो अजैविक। अजैविक घटक के प्रभाव मैंने आपको दो चीजें बताई, एक बताया कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक बताया वार्म ब्लडेड एलिमेंट। मैंने आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल को बोला कि ये जो ठंडे खून वाले लोग हैं इन्हें हम कहते हैं विषम तापी। इसका मतलब यह पर्यावरण में जो भी इनके आसपास तापमान होगा उसके अनुसार उनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा। और समतापी का मतलब जिन्हें हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं, गर्म खून के लोग, जैसे कि हम अथवा पक्षी, मैमल्स, स्तनधारी और पक्षी, ये दोनों ही लोग ये गर्म खून के कहलाएंगे क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर नियत रहता, समताप मतलब तापमान हमेशा समान रहेगा, बाहर चाहे कुछ भी होता रहे तापमान उनके अंदर का समान रहेगा। शायद यही कारण है कि जब आप ठंड होती है तो आपको ठंड फीलिंग होने लगती है और जब गर्मी होती है तो आपको गर्म फील होने लगता है। इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं विषम तापी के लोगों को, इन्हें ठंड या गर्म फील नहीं होता। कारण क्या? क्योंकि इनका टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर इनकी सराउंडिंग के टेम्परेचर के अपने आप इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोल्ड ब्लडेड एनिमल हूँ और हो सकता है मेरे आसपास का तापमान इस वक्त 10 डिग्री हो, तो मेरे अंदर का तापमान भी 10 डिग्री ही होगा। तो जब तापमान समान है अंदर और बाहर का, तो मुझे क्या गर्मी और क्या सर्दी फील होगी। लेकिन इसी के विपरीत अगर मैं बात कर रहा हूँ, वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं, जो गर्म खून के लोग होते हैं, जो समतापी होते हैं, उन्हें ठंड और गर्म का आभास होता है क्योंकि उनके अंदर का तापमान तो समान नियत है, वो बदल नहीं रहा है। तो बाहर अगर ठंडी होगी तो उन्हें ठंड का एहसास होगा क्योंकि ऊष्मा उनके अंदर से खींची जा रही होगी। तो ये आपको इतने फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं घुसना है, इतनी बायोलॉजी में भी नहीं जाना है, हमको पढ़ना है पर्यावरण, हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको दो चीजें बता दी, एक है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जो कि किनको छोड़कर कौन से लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाएंगे, वह जो स्तनधारी नहीं है या जो पक्षी नहीं है, उनको छोड़कर बाकी सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाएंगे। प्लीज कमेंट मत करना सर एक बात बताओ, एक वो जो जिसे मछली कहते हैं लेकिन वो मछली नहीं होती है, डिगोंग, ये क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन अपने दिमाग में ही रखना, बाहर मत लेके आना अभी फिलहाल, जब तक हम क्लासिफिकेशन को सही से ना समझ लें। तो ये मैंने आपको वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों चीजें बता दी। यही इसमें राम कथा लिखी हुई है कि वार्म ब्लडेड ऐसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड ऐसे होते हैं। वार्म ब्लडेड को हम लोग होमोथर्म्स भी कहते हैं, इन्हें हम लोग समतापी कहते हैं। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के मतलब इनके अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। यही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं, मैंने पहले ही बोल दी। ठीक, चलें आगे। अब देखिए मैंने आपसे बोला पर्यावरण अपने आसपास, मतलब इस चीज को छोड़ दीजिए, मैंने आपको पर्यावरण में सॉरी इसको देख लीजिए थोड़ा, नहीं आप इसको आगे नहीं समझ पाएंगे। मैंने आपको बोला इन्वायरमेंट का मतलब होता है व्यक्ति के आसपास की सराउंडिंग में, चाहे प्लेस हो, चाहे पीपल हो, चाहे थिंग हो, चाहे नेचर हो, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और इन सब का आपस में इंटरेक्शन भी होता है, संबंध भी होगा इनके बीच में। एटमॉस्फेयर का बायोस्फीयर के साथ, बायोस्फीयर का हाइड्रोस्फीयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर का लिथोस्फीयर के साथ, इन सब का आपस में संबंध होता है। तो जब हम इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं तो साथ में हम एटमॉस्फेयर को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एटमॉस्फेयर को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग एटमॉस्फेयर को भी समझने का प्रयास करते हैं। वातावरण क्या चीज है? जो हमारे आसपास जो मिक्सचर है गैसेस का, गैसों का मिश्रण, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो कहेंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और ये जो एटमॉस्फेयर जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो मैं कहता हूं कि एटमॉस्फेयर को जनरली जो लेयर्स में बांटा जाता है वो कौन सी लेयर है? वो है पहले, सबसे पहले क्षोभ मंडल जिसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, उसके बाद मीजोस्फीयर मध्य मंडल, उसके बाद आयनोस्फीयर आयन मंडल, और बाद में पढ़ते हैं थर्मोस्फीयर का मतलब थर्मो में ही आयनों को इंक्लूड करके चल रहे होते हैं। ठीक, और बाद में पढ़ते हैं एक्सोस्फीयर। तो थर्मो के साथ आयनो मंडल को ही थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है, एक ही बात है। और बाहर का कहते हैं बाह्य मंडल जो कि है एक्सोस्फीयर, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 640 किलोमीटर, जो भी ऊपर चल रहा है वो सब कुछ एक्सोस्फीयर में चलेगा।
फिर से बोल देता हूँ, जो लेयर मैंने आपको बोली, सबसे पहले एक क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, उसके बाद एटमॉस्फेयर की अगली लेयर स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, उसके बाद मीजोस्फियर मध्य मंडल, उसके बाद आयनोस्फियर अथवा थर्मोस्फियर आयन मंडल या फिर थर्मोस्फियर, और उसके बाद आता है एक्सोस्फियर जिसे हम लोग कहते हैं बाह्य मंडल। तो ये जो लेयर हैं कई बार इनका सीक्वेंस पूछता है, तो आप याद रखिए टस्मी टस्म टी टस्मटी 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 ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो अथवा आयनो और एक्सोस्फियर। यह क्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। यह एटमॉस्फेयर की 5 लेयरें जो आप पढ़ रहे हैं, इनमें आप याद रखिए कि वास्तविकता में एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। गैसों का मिश्रण, कौन सी गैसों का मिश्रण? हमारे आसपास नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, हमारे आसपास ऑक्सीजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, ऑर्गन भी पाया जाता है, हीलियम, ऐसी कई सारी गैसेस हमारे आसपास सराउंडिंग में पाई जाती हैं, जिनके मिश्रण को हम लोग एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और उसके बाद एक्सोस्फियर। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम इसको और खोल के पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि आखिर क्यों एरोप्लेन को समताप मंडल में उड़ाया जाता है। क्योंकि वहाँ पर बादल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर वेदर जो कंडीशन होती हैं ठीक ठाक रहती हैं, वहाँ पर झंझावत नहीं आता, वहाँ पर हवाएं इतनी तेज नहीं चलती, वहाँ पर बारिश का इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं होता, बादल नहीं बनते तो बिजली का तड़कने का, भड़कने का और झड़कने का डर नहीं होता। क्योंकि हमारी सारी की सारी जो वेदर फिनोमेना हो रहे हैं वो सबके सब क्षोभ मंडल में होते हैं, इसलिए क्षोभ मंडल में एरोप्लेन्स को जनरली नहीं उड़ाया जाता। तो हम लोग इसको पढ़ रहे होते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में एरोप्लेन को उड़ाया जाता है। नंबर 1 पॉइंट। हम आगे इसको ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मीजोस्फीयर तक आते आते जो हम लोग पढ़ते हैं मीटियोराइट होते हैं, मीटियोराइट मीजोस्फीयर तक आते आते पूर्ण रूप से जलकर समाप्त हो जाते हैं, उल्का पिंड जिसे आप लोग पढ़ते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि जो आप संचार कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से कोई ए व्यक्ति किसी दूर बैठे बी व्यक्ति से बात कर पाता है, तो वह किस प्रकार से अपने सिग्नल को वापस भेजता है, यह आयन मंडल के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। ये भी जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो आप बोलेंगे अभी क्यों बोल रहे हो? ये इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को कुछ कुछ चाहिए होता है कि अरे नहीं, थोड़ा सा तो बता दें, कम से कम थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हल्का सा। इसलिए मैं इसको आपको यहीं बता दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जब हमने पर्यावरण पढ़ा तो हमने एटमॉस्फेयर को भी समझने का प्रयास कर लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको पर्यावरण बताया, फिर मैंने आपको जैविक अजैविक घटक बता दिए, फिर मैंने आपको एटमॉस्फेयर की लेयरें बता दी। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने बोला मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ। मैं कोई भी चीज़ अभी आपको टफ करने की कोशिश पे नहीं हूँ। पहले एक बार पर्यावरण से प्रेम हो जाए, उसके बाद पर्यावरण ज़्यादा समझ में आएगा। एक प्रश्न जो बार बार आपको समझ में आएगा, जैसे जब भी हम पर्यावरण की चर्चा करते हैं या फिर जब भी हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम के एक शब्द को भी पढ़ना होता है। अगर आप घटना चक्र को लगाना शुरू करेंगे तो जनरली आपको पहले चैप्टर में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास या धारणीय विकास की बातें आपको होती हुई मिल जाएंगी। ये समावेशी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास क्या चीज होती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972 में पहली बार स्टॉकहोम में आयोजित हुआ। और जब पहली बार स्टॉकहोम में यह आयोजन हुआ, तब पहली बार लोगों को पर्यावरण भी कोई चीज होती है इसके बारे में पता लगा कि हमें पारिस्थितिकी अथवा हमको एनवायरमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा लोगों को रियलाइज 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा महसूस हुआ लोगों को कि हमें पर्यावरण पे भी ध्यान देना है, पर्यावरण भी परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि इससे पहले लोगों को यह लगता था कि पर्यावरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, चाहे संसाधन का हम कितना भी दोहन कर दें, संसाधन एज इट इज बने रहेंगे। हम कोयला लेके नीचे से उखाड़ते रहेंगे, उसको जलाते रहेंगे, हमारे पर्यावरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी धारणा आज से 50 से 55 साल पहले लोगों में थी, लेकिन 1972 के स्टॉकहोम समिट के द्वारा यह मुद्दा, यह विषय चर्चा में आया। शायद यही कारण है क्योंकि हम लोग हर साल 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस तब से ही ये चर्चा में आया, 1972 से। तो 1972 में स्टॉकहोम समिट हुई,
जिसके बाद पर्यावरण पर चर्चा की जाने लगी। उसके उपरांत बोला गया कि वर्ष 1974 में बेरी महोदय के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक द क्लोजिंग सर्कल प्रकाशित की गई। इस क्लोजिंग सर्कल नामक पुस्तक में कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा कि पृथ्वी पर हर एक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इन्वायरमेंट की परिभाषा दी जा रही है। इसमें लिखा हुआ था कि पृथ्वी की हर एक वस्तु किसी ना किसी दिशा में बढ़ रही है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रकृति सब कुछ भली भांति जानती है और मुफ्त आहार जैसी कोई चीज नहीं होती, कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिलता। आप जो रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हो यह मुफ्त में नहीं मिल रहा, प्रकृति जितना दे रही है उतना निकाल भी लेगी। तो ये क्लोजिंग सर्कल बेरी महोदय के द्वारा लिखी हुई किताब 1974 में जब चर्चा में आई, इसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 की जनरल असेंबली में एक वर्ल्ड चैप्टर फॉर नेचर का प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद 1987 में ब्रेटलैंड महोदय के द्वारा अपनी रिपोर्ट, जिसे आप लोग पढ़ते हो अवर कॉमन फ्यूचर, यह इस किताब के अंतर्गत, इस रिपोर्ट के अंतर्गत पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा की गई कि क्या है ये सतत विकास। और इस ब्रेटलैंड रिपोर्ट के अंतर्गत अवर कॉमन फ्यूचर नाम की, ब्रेटलैंड महोदय के द्वारा, इसे हम लोग ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, इसे हम लोग अवर कॉमन फ्यूचर, इस शीर्षक, इस टाइटल से ये रिपोर्ट निकाली गई, जिसके अंतर्गत मुख्य बिंदुओं पर जो बल दिया गया वो कौन से मुख्य बिंदु थे? ऐसा सामाजिक तंत्र जो पारिस्थितिकी को ध्यान में रखकर विकास की योजनाओं पर बल देता है, एक ऐसा सामाजिक तंत्र हमें बनाना पड़ेगा। एक ऐसा उत्पादक तंत्र बनाना पड़ेगा जो विकास के साथ साथ इकोलॉजी का संरक्षण करता हो, और ऐसा टेक्निकल तंत्र जो निरंतर विकास पर बल देता हो, लेकिन आपको विकास के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप बोलेंगे अभी तक आपने सतत विकास को डिफाइन नहीं किया, दुनिया भर की कहानी बता दी। तो सतत विकास क्या होता है कि आप इस प्रकार से कंजम्पशन करिए, आप इस प्रकार से कंजम्पशन करिए कि आने वाली पीढ़ी भी उन चीजों को देख पाए, उन चीजों का कंजम्पशन कर पाए, उपभोग कर पाए जिनका आपने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आज हम पानी स्वच्छ पी पा रहे हैं, ये मैं कहने के लिए कह रहा हूँ स्वच्छ नहीं पी पा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का पानी आज से 20 साल पहले लोग पी रहे थे, क्या आज की डेट में आप ऐसा पानी पी पा रहे हैं? क्या आज के 20 साल बाद इस प्रकार की क्वालिटी का वाटर हमारे बीच में होगा, हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे? तो सतत विकास कहता है कि इस पानी की क्वालिटी, मतलब ये जो रिसोर्स है, वाटर जो रिसोर्स है, वाटर जो संसाधन है, ये ऐसा ना हो कि भविष्य में जाकर इस प्रकृति का हो जाए कि लोग इसको पीने के लिए दुनिया भर के लैम लिपिड साथ में लगा के रखें। तो एक ऐसा विकास चाहिए जो कि सतत बना रहे, जिसको आने वाली जनरेशन भी उसका उपभोग कर पाए, उन संसाधनों का। ऐसा विकास सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अवर कॉमन फ्यूचर किस रिपोर्ट के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की गई? तो अवर कॉमन फ्यूचर के द्वारा। कब प्रकाशित हुई? 1987 में। किसके द्वारा? ब्रेटलैंड महोदय के द्वारा। या फिर पूछ लेगा, बताइए क्लोजिंग सर्कल, इस किताब को किसने लिखा? तो बेरी जी ने लिखा। ये क्वेश्चन अभी तक यूपी पीसीएस ने नहीं उठाया है, लेकिन इस साल आने की संभावना बहुत ज्यादा। ठीक, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन करना जिससे भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताएं प्रभावित ना हो, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आदित्य मिश्रा जी ने ये लिखा है। ठीक, इस क्रम में जब मैंने आपको बताया 72 में स्टॉकहोम समिट हुई, उसके बाद 1974 में क्लोजिंग सर्कल नाम की किताब आ गई, उसके बाद 1982 में वर्ल्ड चैप्टर फॉर नेचर यूनाइटेड असेंबली के द्वारा लेकर आया गया। इसके बाद 1987 में ब्रेटलैंड महोदय के द्वारा अवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट निकाली गई। इस क्रम में 1980 से 90 के बीच में जब लोगों को 72 स्टॉकहोम समिट में पता लगा कि पर्यावरण भी कोई एक मुद्दा है, 73 में भारत में टाइगर का कंजर्वेशन का प्रोग्राम चलने लगा, तब 1980 से 90 के बीच में बहुत सी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन और सम्मेलन आयोजित किए गए पर्यावरण को मुद्दा मानकर। क्योंकि कहीं ना कहीं इस 1980 से 90 के बीच में पर्यावरण के मुद्दे के उठने में अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ था, या मैं कह दूं अमेरिका के साथ साथ जो बाईपोलर वर्ल्ड रशिया का भी बहुत बड़ा हाथ था। दोनों ही लोगों का हाथ था। कुछ लोग कहेंगे अरे कहाँ अभी कहाँ बाईपोलर वर्ल्ड आएगा, वो तो 1900 किसी ईयर के बाद आता है। तो वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका और रशिया का बहुत बड़ा हाथ था इस पर्यावरण के मुद्दे को उठने में, क्योंकि इन दो शक्तियों के द्वारा पर्यावरण के मुद्दे को लाइमलाइट में लाया गया, जिसके उपरांत 1980 से 90 के बीच में कई सारी कन्वेंशन और सम्मेलन आयोजित किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल 1987 में ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन का ह्रास हो रहा है, ओजोन का क्षय हो रहा है, इसके संबंध में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाई गई। ठीक,
फाइनली 1989 में लागू हो गई। तो आपको याद रखना है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई। ओजोन क्षय से इसका संबंध है, ओजोन डिप्लीशन से इसका संबंध है। जब यह लागू हुआ तो हर साल हम लोग 16 सितंबर को ओजोन डिप्लीशन डे मनाते हैं। ठीक। वर्ष 1987 में खतरनाक पदार्थों, जो हैजार्डस पदार्थ हैं, इनके बारे में बेसल कन्वेंशन लेकर आई गई। बेसल कन्वेंशन 1987 में। 1992 में जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन हुई। उसके उपरांत जैविक विविधता कन्वेंशन वर्ष 1992, पृथ्वी सम्मेलन 1992, वर्ष 2002 का विश्व सम्मेलन सतत विकास के संबंध में। ये सारी की सारी घटनाएं हुई हैं उसी समय में जब मैंने आपको बताया 1972 के स्टॉकहोम समिट। कई लोगों के दिमाग में आता होगा सर 1972 में स्टॉकहोम समिट हुई, उसके 20 साल बाद 1992 में जो ये सम्मेलन हुआ, इसे पृथ्वी सम्मेलन का नाम क्यों दिया गया? तो ये कई लोग कई बातें बताते हैं और वो सही है कि इसे इसलिए पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है कि जहां 1972 में कई सारे देशों के द्वारा उस स्टॉकहोम समिट में पार्टिसिपेशन नहीं किया गया था, वहीं 1992 के इस सम्मेलन में लगभग विश्व के सभी देशों में इसमें पार्टिसिपेशन किया, इसलिए इसे अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। तो ये 1992 का पृथ्वी सम्मेलन जो आप बार बार पढ़ते हैं, ये सारी की सारी घटनाएं 1980 से 1990, 92 या 95 के दौर में हुई, जहां पर कई सारे कन्वेंशंस को पास कर दिया गया। आधुनिक अभी की बात करें तो आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप, जो अब राष्ट्रपति अमेरिका के नहीं बचे हैं, उनके द्वारा पर्यावरण को लेकर कोई विशेष योगदान नहीं दिया गया। शायद यही कारण था कि आप जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर बैठे, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करी, निकल भी गए कि हम पेरिस एग्रीमेंट में अपना नाम नहीं लेना चाहते, हम नहीं रखना चाहते। WHO से भी बाहर निकलने की कोशिश करी, WTO से भी बाहर निकलने की कोशिश करी। कुछ आते हैं खतरनाक लोग, जैसे अभी भी हमारे भारत में कुछ हैं ऐसे खतरनाक लोग। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है, देखिए समझना पड़ेगा आपको, व्हाट इज इकोलॉजी। अब मैं बढ़ रहा हूँ इन्वायरमेंट की ओर, अभी तक मैंने काफी सारी कथा बांची, अब मैं इन्वायरमेंट की ओर बढ़ रहा हूँ। इकोलॉजी क्या चीज है, देखिए इकोलॉजी क्या है। इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग, और लॉजी का मतलब होता है उसकी स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हमारे आसपास की सराउंडिंग, जो भी हमारे आसपास है, उसका अगर हम अध्ययन कर लें तो उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। और अगर सिंपल टर्म में मैं बोलना चाहूँ, हमारे आसपास कुछ भी है, हमारे आसपास तापमान कितना है, हमारे आसपास आर्द्रता कितनी है, हमारे आसपास अगर कुछ ऐसी चीज है जो बह रही है, उसके बारे में अगर हम अध्ययन करने लगे तो उसे भी इकोलॉजी कहा जाएगा। तो आप कहेंगे सर अगर ये पारिस्थितिकी किसी सराउंडिंग का अध्ययन कहलाती है तो ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। जिस पारिस्थितिकी का आप अध्ययन करते हैं, फिर से समझिएगा, मैंने आपसे बोला पारिस्थितिकी, इकोलॉजी का मतलब होता है आपके आसपास की सराउंडिंग का अध्ययन, स्टडी, यह इकोलॉजी कहलाती है। तो आप कहेंगे सर फिर इकोसिस्टम क्या होता है? तो मैं बोलूंगा जिस इकोलॉजी का आप अध्ययन करते हैं, जिस इकोलॉजी का आप अध्ययन करते हैं उसे उसका इकोसिस्टम कहते हैं। आप कहेंगे पता नहीं क्या बता दिया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मेरे गाजियाबाद के जितनी भी सराउंडिंग, गाजियाबाद के अंतर्गत जो भी कुछ आ रहा होगा, एक व्यक्ति आ रहा होगा, उसके अंतर्गत नदी आ रहा होगा, वायु आ रही होगी, तापमान आ रहा होगा, ह्यूमिडिटी आ रही होगी, जो भी कुछ फैक्टर जैविक और अजैविक जो भी कुछ आ रहे होंगे, उनका जो अध्ययन हो रहा होगा वह इकोलॉजी होगा। लेकिन ये जो गाजियाबाद है, यह वास्तविकता में एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। फिर से समझते हैं, पानी की अगर मैं बात करूं, तो इकोलॉजी, अगर मैं इकोसिस्टम की बात करता हूं तो मैं पानी के अंदर भी मैं बोलूंगा ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, कि जल के अंदर भी कोई ना कोई तंत्र का निर्माण हो रहा होगा। तो पारिस्थितिकी का मतलब है कि आपके आसपास की जो सराउंडिंग है उनका अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, और आपके आसपास की जो इकोलॉजी है उसका अध्ययन इकोसिस्टम कहलाता है। उसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जैसा कि आपसे बोला कि आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान पर आपके आसपास जो भी कुछ है उसको आप कहते हैं, या फिर मैं कह दूं कि जनरली एक हिरन है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, तो ये एक, इसको कहेंगे हम लोग एक इंडिविजुअल है। अगर ये दो हो जाएंगे, पति पत्नी हो गए, तो कहेंगे कि चलिए बच्चा भी कर लीजिए, यहाँ पर एक बच्चा भी हो, तो हम कहेंगे इसे ये पॉपुलेशन हो गई। अगर इस पॉपुलेशन के साथ ये पॉपुलेशन, ये पति पत्नी बच्चा, और साथ में यहाँ पर इन्होंने एक तोता पाल लिया, एक तोता नहीं आप कुत्ता पाल लीजिए, आपको जैसा मन करे जो आप पाल पाए, तो इस फैमिली के द्वारा एक कुत्ता भी पाल लिया गया,
इस फैमिली के द्वारा एक मछली भी पाल ली गई, मेरी मछली बड़ा गंदा बनती है, आप लोग अच्छी बनाना। ठीक, इस परिवार के द्वारा एक गैया भी पाल ली गई। तो ये जो है ये हो गया एक समुदाय, जिसके द्वारा समुदाय के अंतर्गत पुरुष भी हैं और कम्युनिटी के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आपको देखने, कुत्ता भी है, गाय भी है, मछली भी है, पानी में मछली पल रही होगी, तो ये समुदाय है। इस समुदाय, इस जैविक समुदाय का अपने आसपास के पर्यावरण के साथ संबंध, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसे कहेंगे यह एक पारिस्थितिकी तंत्र, यह एक इकोसिस्टम है, यह एक इकोसिस्टम है। तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या फर्क होता है, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं फिर से आपको ये जो लिखा है उसको पढ़ देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को पीडीएफ में ही मजा आता है, पीडीएफ चाहिए हमको, पीडीएफ, तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रकृति एक साथ जीने की प्रक्रिया का ही प्रतिबिंब है और इस आपसी प्राकृतिक संबंधों का अध्ययन 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 ही पारिस्थितिकी का विज्ञान कहलाता है। शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है जीवंत स्थान का विज्ञान। क्रियात्मक रूप में भी देखें तो पारिस्थितिकी जीवंत स्थान यानी प्राकृतिक वास को अपने अध्ययन का केंद्र रखती है। अगर व्यवहारिक शब्दों में बात की जाए तो पारिस्थितिकी की परिभाषा यह हो सकती है कि इकोलॉजी एक बुनियादी क्रियात्मक, एक फंक्शनल इकाई है, एक फंक्शनल यूनिट है, जिसमें सभी जीवंत जीवों, उनके भौतिक वातावरण और सभी पारस्परिक संबंधों को शामिल किया जाता है जो एक विशिष्ट स्थल की इकाई में और उनके बीच में घटित हो रहे हों। ठीक, इसे कहते हैं इकोलॉजी। सिंपल टर्म में समझिए, ये रामकथा जो लिखी है इसको छोड़ दीजिए। इकोलॉजी का मतलब, इको मतलब सराउंडिंग और लॉजी का मतलब स्टडी। आपके सराउंडिंग के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, उसके मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? रिलेशनशिप, इंटरेक्शन और रिलेशनशिप विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यही मैंने आपको बताया कि उसके आसपास की जो चीजें होंगी उनका आप अध्ययन कर लीजिए। नंबर 2 लिखा है इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। मेरे आसपास की चीजों के साथ और मेरा अन्य ऑर्गेनिज्म के साथ, अन्य इंडिविजुअल के साथ जो संबंध होगा वह है। और तीसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तीनों ही इकोलॉजी को कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं, ये तीनों ही इकोलॉजी को बनाते हैं। मैं, मेरे आसपास की सराउंडिंग, इनके अध्ययन, और इसके साथ ही मेरा किसी अन्य मेरी तरह के व्यक्ति के साथ या पुरुष के साथ या किसी भी अन्य XYZ जीव जंतु के साथ जो रिलेशन होगा, जो इंटरेक्शन होगा, वह इकोलॉजी, उसका अध्ययन इकोलॉजी कहलाएगा, वह उसकी पारिस्थितिकी कहलाएगी, सिंपल सी भाषा में। इसके आगे इकोसिस्टम क्या होता है तो मैंने आपको बताया। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य उस अधिवासीय वातावरण से है जहां पर जैविक घटक और अजैविक घटक सतत रूप से अंतराकर्षित होते हैं। इसका मतलब इकोसिस्टम का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। जो जैविक घटक हैं और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध, इंटरेक्शन होता है, उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, उसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। यह पारिस्थितिकी तंत्र छोटे गिलास से लेकर बड़े समुंदर तक भी हो सकता है। आप छोटे गिलास में एक मछली डाल दीजिए, वह उसका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। आप बड़े समुंदर में कई सारी मछलियों को देख लीजिए, वह वो उस एक्वेटिक इकोसिस्टम हम लोग कहते हैं उसको, कि उस जल के अंदर कई सारे तंत्र विकसित हो जाएंगे, उसे उस स्थान का पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम कहा जाएगा। ठीक, तो ये इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम क्या है, ये हम लोगों ने प्रयास किया समझने का। यही आगे भी यही लिखा हुआ है कि इकोसिस्टम के अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक आते हैं और यह इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग स्पीसीज इन अ कम्युनिटी एंड डीलिंग विद सेवरल एक्सटर्नल एंड अबायोटिक फैक्टर्स। आप जो हैं और आपके आसपास जो लोग हैं उनके बीच में कैसा संबंध है, मतलब क्या आप लोग जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वह आपका इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक, फिर यहाँ डिफाइन क्या है, बायोटिक में क्या आता है, एबायोटिक में क्या आता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके उपरांत आपको समझना है बेसिक कॉन्सेप्ट कि इकोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया। ये इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया, जबकि इकोसिस्टम टर्म ये एजी टेंसले के द्वारा ये टर्म पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया। इनका कहना था, एजी टेंसले का कहना था कि यह एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यह स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र डायनेमिक क्यों है, क्योंकि रिलेशनशिप कोई स्टेबल नहीं होता, वह परिवर्तित होता रहेगा। जीव का दूसरे जीव के साथ, जीव का वातावरण के साथ,
वातावरण का जीव पर प्रभाव, जीव का वातावरण पर प्रभाव, ये कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, डायनेमिक है, ये परिवर्तित होता रहेगा। इसके साथ में याद रखिए यह जो पास्की तंत्र है यह एक ओपन खुला तंत्र है, ना कि क्लोज्ड तंत्र है। अगर ये क्लोज होगा तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यह एक ओपन तंत्र है जिसमें प्राकृतिक कारणों से अथवा मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन आता रहता है। मैंने आपसे बोला इकोसिस्टम कोई एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पर्यावरण का मेरे ऊपर और मेरा पर्यावरण के ऊपर प्रभाव है, वह नेगेटिव भी हो सकता है, वह पॉजिटिव भी हो सकता है। और जब मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव प्रभाव हो सकता है मेरा पर्यावरण के ऊपर, तो मेरे ख्याल से मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि हमारा किस प्रकार से पर्यावरण पर नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठ के डिओड्रेंट मार रहा हूँ अपनी बॉडी पे, पूरा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को वातावरण में छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है मैं पेट्रोल गाड़ी चला रहा हूँ, धुआं गजब मार रही हो मेरी पेट्रोल गाड़ी, तो मैं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं यही कार्बन डाइऑक्साइड, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन वातावरण में जाके ओजोन का क्षय करेंगे, और यही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंचने के बाद ग्लोबल वार्मिंग जैसे एक फिनोमेना, जिसे हम लोग कहते हैं वैश्विक तापमान में वृद्धि का हो जाना, इस फिनोमेना को भी जन्म देगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही तापमान को निर्धारित कर रही होती है कुछ हद तक। ये मत सोचने बैठेगा अरे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा तो वाटर वेपर भी होता है, क्लाउड भी होता है। मैंने आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करी कि हीट बजट जो होता है, हीट बजट क्या कॉन्सेप्ट होता है? हीट बजट कहता है, बजट का मतलब क्या होता है? जब हम इकोनॉमी में बजट पढ़ रहे होते हैं तो हम बजट का मतलब समझते हैं कुछ रेवेन्यू है और कुछ एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ही बजट कहलाएगा। अब वो बजट डेफिसिट है, बजट का घाटा है, या बजट सरप्लस है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बजट में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो फिर से बोल रहा, बजट का मतलब क्या होता है? अगर मैं अर्थव्यवस्था में बात करूं तो बजट में, अर्थव्यवस्था में बजट के अंतर्गत दो चीजें हम पढ़ते हैं, दो कंपोनेंट पढ़ते हैं। एक होता है रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंडिचर। कितना आपके पास रेवेन्यू है, पैसा है, और कितना आप उससे व्यय कर रहे हैं, यह बजट के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। अब ये बजट पॉजिटिव है तो सरप्लस कहेंगे, और नेगेटिव है तो हम कहेंगे डेफिसिट, बजट में घाटा चल रहा है। तो फिर हीट बजट क्या होता है? हीट बजट का मतलब होता है सूर्य के द्वारा भेजी गई जो इंसोलेशन, जो किरणें हैं, जिससे पृथ्वी पर एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब सूर्य गर्म कर रहा है पृथ्वी को। ऑब्वियस सी बात है, अगर वह 100% किरणों मतलब ऊर्जा को भेज रहा है तो पृथ्वी के द्वारा 100% ही ऊर्जा वापस की जाएगी। अगर यह बैलेंस रहा तो हम कहेंगे बजट बहुत अच्छा है, हीट बजट एकदम मेंटेन है। लेकिन भेजी तो सूरज ने 100 एनर्जी थी, लेकिन लौट रही है 65, इसका मतलब 35 एनर्जी गायब है। तो ये 35 एनर्जी कहाँ और किसके द्वारा बीच में पकड़ ली गई है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा हाथ है। शायद यही कारण है कि मैं आपको कई बार बोलता रहता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी जो ऊष्मा है उसको ट्रैप कर लेती है, वापस स्पेस में नहीं जाने देती, वापस नहीं लौटने देती उस ऊष्मा को। यही कारण है जब आप प्लेनेट पढ़ रहे होते हैं, ग्रह पढ़ रहे होते हैं, तो आपको यह पढ़ाया जाता है कि देखो बेटा, सूर्य के सबसे करीब बुध है, उसके बाद शुक्र है, लेकिन सबसे गर्म बुध नहीं है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। तो आप मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मैं कहता हूं कि देखो, शुक्र ग्रह पर 95 to 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग कहते हैं हीट ट्रैपिंग गैस। ये एक ऐसी गैस है जो हीट को ट्रैप कर लेती है। और इससे हीट बजटिंग क्या होती है? हीट बजटिंग, हीट का बजट जो है वो डेफिसिट, मतलब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। शायद यही कारण है जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि पर्यावरण पर आपका प्रभाव और आप पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। ये आप प्रभाव डाल रहे हैं पर्यावरण पे, तो पर्यावरण भी मानेगा नहीं, वो भी आप पे प्रभाव डालेगा। जैसे ही आपने ग्लोबल टेम्परेचर को रेज किया, वैश्विक तापमान बढ़ाएंगे आप, तो ये बढ़ा हुआ वैश्विक तापमान ग्लेशियर्स को पिघला देगा, नदी के स्तर को बढ़ाएगा, सागर के स्तर को बढ़ाएगा, और टापुओं को प्रकृति डुबा मारेगी। क्या मरो जाके, अब क्या तुमको बचाएं? तो प्रकृति बदला तो लेगी, एक्शन का रिएक्शन तो होगा, न्यूटन ने बोला, तो रिएक्शन तो होने ही वाला। तो ये हम लोगों ने पर्यावरण क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होती है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कुंजी प्रजाति भी बताऊंगा
थोड़ी देर में। तो देखो की स्टोन स्पीसीज क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछा जाता है। व्हाट इज की स्टोन स्पीसीज, कुंजी प्रजाति क्या है। तो मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था, इस बार भी मैं यही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी प्रीलिम बूस्टर में यही समझाया था, इस बार भी मैं आपको यही समझा रहा हूँ। वह प्रजाति, कुंजी प्रजाति का मतलब वह प्रजाति जो संख्या में तो कम है, जिसका जिसका देखा जाए तो नंबर बहुत कम है इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, लेकिन उसका प्रभाव उस इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा है। संख्या बहुत कम है, मान लेते 2 ही हैं, लेकिन उसका प्रभाव इस पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा प्रभाव है कि अगर वह स्पीसीज खत्म हो जाए तो वह पारिस्थितिकी तंत्र भी ध्वस्त हो जाएगा। आप बोलेंगे ये तो हमने किताबों में भी पढ़ लिया, नया क्या बता दिए। नया बताते हैं। देखिए, ये कई जगह आपको कई लोग एग्जाम्पल देते हुए मिल जाएंगे, मैं भी यही एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इस जगह पर बैठा हुआ हूँ, इस वक्त आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप के थ्रू आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ। ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसको हमने मेंटेन किया हुआ, ये इकोसिस्टम है। हमारा आपसी संबंध चल रहा है, लैपटॉप भी साथ में है, इंटरनेट भी साथ में है, वाईफाई भी साथ में है, मैसेज वैसे सब कुछ चल रहे हैं। तो मैं इस पारिस्थितिकी तंत्र का इस वक्त की स्टोन स्पीसीज हूँ। मैं इस वक्त संख्या में भले ही एक हूँ, आप संख्या में इस वक्त 50 लाइव बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी तुलना में मैं इस वक्त की स्टोन स्पीसीज क्यों हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ तो आपकी क्लास यहीं पर डिसमिस हो जाएगी। आप कहीं पता नहीं कहाँ चले गए, बोले थे आज पर्यावरण पढ़ाएंगे, गायब हो गए। ये पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। मेरे कारण आप भी टिके हुए हैं, मैं हट जाऊंगा तो आप भी हट जाएंगे। मैं हूं इस वक्त की स्टोन स्पीसीज, कुंजी प्रजाति हूं मैं इस वक्त आपकी। कहेंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं, कुछ और बताओ, कुछ और बताते हैं। ये तो मोटा एग्जाम्पल, कुछ सस्ता एग्जाम्पल देते हैं, सस्ता सा एग्जाम्पल दें। कई बार आपने पढ़ा होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं पर्णपाती डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो हम लोग पर्णपाती वन पढ़ते हैं। इनको पर्णपाती क्यों कहते हैं, इनको पर्णपाती इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी पत्ती जो होते हैं वो गिरा देते हैं। एक मौसम के अंतर्गत आते ही अपनी पत्तियां गिरा देंगे, क्योंकि इनको सर्वाइव करना है। अगर ये पत्ती को लेकर जिंदा रहे उस मौसम में तो ये खुद मर जाएंगे, क्योंकि पत्तियां मार देंगे, तो वो पत्ती गिरा देंगे, अपना बोझ हल्का करने के लिए पत्तियां गिराते हैं, कहते हैं पर्णपाती वन। तो ऐसा एरिया जहां पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर हर जगह पर्णपाती वन तो नहीं पाए जाएंगे। कुछ ऐसे हरे भरे पौधे भी बीच बीच में होंगे जो सदाबहार के रूप में वहां पर उपस्थित होंगे। तो इस पर्णपाती, इस डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये जो 2 हरे पौधे हैं जो पक्षियों को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने तो पत्ती झाड़ दी है, जो मनुष्यों को संरक्षण दे रहे हैं, छाई पड़ा दे रहे हैं, क्योंकि बाकी ने तो पत्तियां झाड़ दी हैं, जो कई तरह से मतलब व्यक्ति की या जीव की या जंतु की सहायता कर रहे हैं। अगर ये 2 हरे भरे पेड़ भी यहाँ से गायब हो जाएं तो मैं कहूँगा यही थी की स्टोन स्पीसीज। अगर ये भी नहीं रहेंगी तो इस पर आवास करने वाले पक्षी भी गायब हो जाएंगे, जो जंतु यहाँ विश्राम करने आते थे वो भी गायब हो जाएंगे। जब जंतु और जीव इस स्थान से गायब होने लगेंगे तो इस स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र आगे आने वाले समय में ध्वस्त हो जाएगी। इसका मतलब वह प्रजाति जो संख्या में तो बहुत कम है, लेकिन उसका प्रभाव उस इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा है, उसे कहते हैं की स्टोन स्पीसीज। आप कहेंगे कुछ और बताओ, तो मैं कुछ और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि एक किसी जंगल में एक ऐसा बाघ रहता था जिसका काम ही है उस जंगल की जनसंख्या को मेंटेन करना। मेंटेन कैसे करता है बाघ उस जंगल की जनसंख्या को? कभी खरगोश को खा लिया, तो कभी हिरन को खा लिया, तो जो भी उसके उससे उससे जो भी नीचे जानवरों को उसको खा खा के वो खत्म कर रहा है। तो वह जनसंख्या को, जो उसका पॉपुलेशन है उस वन की, उसे मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर यही एक बाघ उस जंगल से गायब हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए, तो ये इस जंगल का जो तंत्र है वह बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रह सकता, वह ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि ट्रॉफिक लेवल, जब आप पढ़ोगे पोषण स्तर की चर्चा की जाएगी, तो ये हमेशा आपको समझा जाता है कि अगर किसी भी पोषण स्तर पर प्रभाव पड़ता है तो उसके ऊपर वाले स्तर पे भी प्रभाव पड़ेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम भी बर्बाद होंगे, क्योंकि हमने कईयों को बर्बाद कर रखा है। जो हम जंगल काट रहे हैं उसका प्रभाव शॉर्ट टर्म में भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन जंगलों का प्रभाव हम पे काटने का प्रभाव हम पे दिखाई देगा। तो की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? कुंजी प्रजातियां वह प्रजातियां होती हैं जिनका पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, भले ही वह संख्या में बहुत कम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना दिया,
मैं इस वक्त आपके लिए कुंजी प्रजाति का कार्य कर रहा हूँ। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए, किस क्रम में ऑर्गेनाइजेशन का लेवल पीसीएस में 2018 में प्रश्न पूछा गया, शायद 2017 में पूछा गया, तो मैं शायद ईयर भूल रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न आ चुका है। इसके रिपीट होने की संभावना 2021 में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो मैंने अभी आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। मैंने कहा था एक सबसे पहले एक इंडिविजुअल होता है, सिंगल, अकेला, एक अकेला चलो, उसके बाद वो दुकेला होता है, दुकेले से फिर वो तिकेला होता है, फिर चौकोला भी हो जाता है, मतलब ये पॉपुलेशन हो गई, ये सिंगल व्यक्ति ऑर्गेनिज्म हो गया, ये उसकी पॉपुलेशन हो गई। इसके आगे आप जब पढ़ते हैं तो आप इसमें पढ़ते हैं कि कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, मतलब मेरा परिवार, मेरे आसपास के लोगों का परिवार, मेरे परिवार में पला हुआ कुत्ता, इनके आसपास में पला हुआ कुत्ता या गाय या बकरी या भेड़ या सुअर, जो भी XYZ, ये उसकी कम्युनिटी, समुदाय, ये समुदाय कहलाता है। इस समुदाय के साथ अगर पर्यावरण को जोड़ दिया जाए तो इसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ये जो क्रम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का जो क्रम है, इसको आप लोग जरूर पढ़ के रखिए कि किस स्तर से किसकी। सबसे पहले आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल, उसके बाद पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम, और बायोम के बाद बायोस्फीयर, इसका मतलब जैविक समुदाय, इसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये क्रम याद रखिए, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ये क्रम पीसीएस, इवन आईएएस, इवन कई सारे छोटे मोटे एग्जाम जब पेपर का लेवल थोड़ा सा गिराएगा तो वह ऐसे प्रश्न आपसे पूछने के लिए बैठ जाएगा। ठीक, हे प्रभु आनंद दाता। किसी ने कुछ पूछा क्या? मैंने तो देखा भी नहीं। अच्छा, कोरोना के बारे में कुछ पूछ रहे थे क्या? तो यही फिर से लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, किस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है अपने आसपास की चीज़ों के साथ, अपने पर्यावरण के साथ, इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। सबसे पहले इंडिविजुअल आएगा, उसके बाद उसकी पॉपुलेशन आ गई, उसके बाद एक मेढक, पेड़, इधर केंचुए वेंचुए दिख रहे हैं तो ये कम्युनिटी आ गई, उसके बाद इकोसिस्टम मतलब ये पारिस्थितिकी तंत्र आ गया, उसके बाद आपने पढ़ा बायोस्फीयर, बीच में एक बायोम भी आपको, या बायोम भी पढ़ते हैं तो इसके बाद में बायोस्फीयर आ जाएगा। तो ये क्रम आप याद रखिए क्योंकि ये क्रम कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में यह क्रम पहले या दूसरे पन्ने पर ही लिखा हुआ है। यह एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ठीक, बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो इसको ध्यान से देख के पढ़ लीजिए ताकि आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ जाए क्या क्या होते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने आज जो चर्चा करी, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पर्यावरण क्या है, उसके बाद हम लोगों ने जाना एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के बारे में, कौन कौन से उसके स्तर हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा समावेशी विकास, या इसको मैंने कहा कि धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा की। उसके बाद हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत, सतत विकास के अंतर्गत क्लोजिंग सर्कल, बेरी महोदय के द्वारा लिखी हुई किताब, और साथ में ब्रेटलैंड महोदय के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई अवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया, इसकी चर्चा करी। इसके बाद हम लोगों ने 1980 से 90 के बीच में हुई कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल, जिनको हमने विस्तार से नहीं पढ़ा, लेकिन बेसिक जाना। 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन के लिए आई, 87 में ही खतरनाक पदार्थों के बारे में बेसल कन्वेंशन आई, 92 में जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन हुआ, 92 में अर्थ समिट हुई, इसके बारे में चर्चा करी, थोड़ा बहुत बेसिक जाना। इसके बाद हम लोगों ने इकोलॉजी की डेफिनेशन देखी। इको का मतलब सराउंडिंग, लॉजी का मतलब इसके अध्ययन, लॉजी का मतलब इसके बारे में आपको अध्ययन करना। इसके बाद हम लोगों ने इकोलॉजी के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बारे में चर्चा करी। बाद में इकोसिस्टम पढ़ा। इसके बाद में हम लोगों ने उन लोगों के बारे में जाना जिन्होंने इकोलॉजी और इकोसिस्टम नाम के शब्द दिए। इकोसिस्टम कैसा तंत्र है, बंद है, खुला है, डायनेमिक है, स्टैटिक है, इसकी चर्चा करी। और अंत में हम लोगों ने, इसके बीच में हम लोगों ने वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की भी चर्चा कर ली। और आखिरी में हम लोगों ने पढ़ा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बारी हो गई है क्वेश्चंस की। ये याद नहीं आ रहा है कि अच्छा यही है। चलिए, हिंदी इंग्लिश को गोली मार के बिल्कुल ध्यान के साथ, टेंशन नहीं लेनी, कह रहे इंग्लिश में पूछ रहे हैं, हिंदी में। द एनवायरनमेंट रिफर्स टू, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? पहला लिखा है
द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट अराउंड इट। सेकेंड लिखा है द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन बींग्स एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड लिखा है द इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरलिंक्ड। ये सारी डेफिनेशन एनवायरनमेंट के बारे में लिखी हुई हैं। बताइए पर्यावरण का क्या तात्पर्य है। पहला लिखा हुआ है कि पर्यावरण का तात्पर्य क्या है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स जो एग्जिस्ट करते हैं वह पर्यावरण कहलाता है। दूसरा लिखा सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन बींग्स एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो ह्यूमन के सराउंडिंग जो सम टोटल कंडीशंस परिस्थितियां हैं उनको पर्यावरण कहते हैं। द इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल एलिमेंट्स विच आर इंटरलिंक्ड, आपस में जुड़ाव है इन सबके बीच में, इसे पर्यावरण कहते हैं। यह लिखा है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कौन सा सही है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। सबने सही दिया आंसर, कोई गलत नहीं दिया। सेकेंड क्वेश्चन है एनवायरमेंट इज कंपोजिट स्टेट ऑफ। एनवायरमेंट इज ए कंपोजिट स्टेट ऑफ। पर्यावरण के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ रहे होते हो, क्या क्या चीजें हैं। कंपोजिट स्टेट किसकी है ये। इसमें बायोटिक फैक्टर भी हैं, इसमें फिजियोग्राफिक फैक्टर्स भी हैं। सब कुछ आप फिजियोग्राफी जो आसपास की उसको आप समझ ही रहे हैं, वरना तो मैंने आपसे बोला एनवायरमेंट का मतलब होता है पीपल, प्लेस, थिंग्स और नेचर, सब कुछ मिला के एनवायरमेंट है। तो बायोटिक फैक्टर्स हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन क्या है इसका सही। अखंड प्रताप वर्मा, विजय उपाध्याय, गाड़ी चल पड़ी है, रवि राज, शिल्पी श्रीवास्तव, सबका सही आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। अब लिखा हुआ है सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर without sacrificing people's comfort in the present is the definition of which of the following concept। आपको इस उद्देश्य के साथ ऊर्जा का संरक्षण करना है और संसाधनों का संरक्षण करना है कि आपको ये पता लगे कि आने वाली जनरेशन को भी उसका लाभ मिल पाए। इस प्रकार की धारणा क्या कहलाती है। लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। मेरे ख्याल से विशाल त्रिपाठी, आकांक्षा लवी, ऐश्वर्या खरे, गोकुलेश भार्गव, प्रज्ञा सिंह, सबके आंसर सही आ रहे हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणी इसी की कहते हैं हम लोग सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान रखिए जहाँ पर फ्यूचर और प्रेजेंट दो शब्द मिल जाएं तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मार के आना है। फ्यूचर और प्रेजेंट मिल जाए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030। इसमें से कौन सा सतत विकास वाटर, पानी की चर्चा, वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल की चर्चा करता है, सभी के लिए पानी, स्वच्छ पानी की चर्चा, ऐसा कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करता है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सतत विकास जिनकी संख्या 17 है वह याद होने चाहिए, वह याद होने चाहिए। जिनकी संख्या 17 है ये आपको याद होने चाहिए। आदित्य चौधरी ने कहा ए, अखंड प्रताप वर्मा ने कहा बी, बहुत बढ़िया। और कोई? विशाल त्रिपाठी ए, मधुसूदन श्रीवास्तव 2019 के प्री में आया था, वेरी गुड। शिल्पी श्रीवास्तव ए, अनुज सिंह ए, आकांक्षा वर्मा, ये सब घायल शेर हैं जिनका आंसर SDG 6 आ रहा है। ये सब घायल शेर हैं और मुझे अच्छे से पता है ये क्वेश्चन अगर पहली बार आता तो इनका आंसर भी यहीं आता, ये ना। तो सारे घायल शेर हैं जिनका 6 आ रहा है, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा जानकर कि घायल शेरों ने अच्छा। ये बता दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 9 क्या है। अगर जो ये बता जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे 17 के 17 पढ़े हुए हैं। SDG 9 क्या है? SDG 9 क्या है? व्हाट इज SDG 9? आदित्य चौधरी ने कहा क्लीन एनर्जी 7वां। अच्छा ओके। SDG 9 क्या है? SDG 9 7 तो चलो एनर्जी है, 9 बताओ। विलेज एनर्जी, सोलर एनर्जी, अरे पता नहीं कौन कौन से ऑप्शन बता रहे हैं। SDG 9 में क्या क्या दिया हुआ है? एनर्जी, वेरी गुड। सीमा यादव जी ने एक आंसर दिया सही, बढ़िया। उन्होंने बोला उद्योग, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं दिख रहा आपको? ये 9 लिख रहा हूँ मैं बार बार, कैसे पढ़ते हो? इनोवेशन देखो 9 लिख दिया मैंने,
इंफ्रास्ट्रक्चर देखो फिर 9 लिख दिया, 9 ही तो लिख रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ, 9 लिख रहा हूँ बार बार। इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, देखो फिर 9 लिख दिया। तो SDG 9 कोई पढ़ना थोड़ी ना था, वो तो आपने पता नहीं क्यों नहीं बता पाया। मेरे ख्याल से जो नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब आप लिखते हो इंडस्ट्री तो आई से शुरुआत करते हो ना, आई इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, तो ये शुरुआत तो आई से कर रहा हूँ ना मैं, तो ये 9 ही तो है, 9 9 9। अब मेरे ख्याल से जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे आप। अच्छा ओके, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन PCS के 2018-19 में आया था कि द सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव एक्ट इन सपोर्ट ऑफ 2000, ये डिकेड जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड के रूप में मनाया गया है। ये 2014 से 24 का जो डिकेड है वो सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये आपको ये डिकेड जो 2014 से 24 है, इसको याद रखना है, सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड है ये, एक स्वच्छ ऊर्जा दशक। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, बताइए WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में, सिडनी में, रोम में, टोक्यो में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में? विशाल त्रिपाठी कह रहे कंफ्यूज हो गए। आपको SDG 8 तो किसी भी हाल में भूलना नहीं चाहिए, SDG 8 खासकर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी प्रकार SDG 5, किसी भी हाल में आपको SDG 5 नहीं भूलना चाहिए। SDG 5 और SDG 8 दोनों ही नहीं भूलने चाहिए। ये आपको रट्टे होने चाहिए कि SDG 8 क्या है, SDG 5 क्या है, और SDG 10, SDG 10, ये भी आपको रट्टे होने चाहिए कि क्या है ये SDG 10, 8 और 5। भूलिए मत इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी वक्त आ सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्री में तो पूछ ही लेगा इस बार। 2020 के मेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला क्वेश्चन ही यही था। तो कई लोगों ने बताया सर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। वेरी गुड, सबका सही है, कोई गलत नहीं बताना चाहता है, सबने कसम खाई हुई है। IAS का क्वेश्चन है, PCS में इस तरीके से नहीं पूछा गया, दो पूछा गया है एक एक स्टेटमेंट में, लेकिन कल की डेट में ये आपको दोनों स्टेटमेंट लिख के दे देगा। लिखा है, बताइए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला लिखा है, ये जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। इसके द्वारा पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात 1972 में की गई। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, यह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इन्हें 2030 तक अचीव करना है। बताइए क्या सही है, 1 2 1 2, नाइदर 1 2। आदित्य चौधरी जी ने SDG 13 बताया, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन तो 13 में पढ़ाता ही रहता हूँ, मैंने पिछली क्लासेस में प्रीलिम बूस्टर में आपको बोला जरूर होगा, SDG 13 याद रखिए, क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट एक्शन। विशाल त्रिपाठी जी ने इसका आंसर कहा A, मधुसूदन श्रीवास्तव ने कहा C, वेरी गुड। सीमा यादव जी ने कहा 5 लैंगिक समानता, 8 सम्मानजनक कार्य, वेरी गुड वेरी गुड। और विकास 10 भी फिर बता ही देते। आदित्य चौधरी जी ने कहा C, वेरी गुड। क्वेश्चन को बिना पढ़े जब लोग टिक करते हैं तो ऐसा होता है। और किसने क्या बोला? ऐश्वर्या खरे जी ने कहा C, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, ये घायल शेर नहीं है। लोकेश कुमार घायल शेर, एक मिला, मुझको एक मिला। विशाल त्रिपाठी C, सब ऐसे ही बस अंधी मारे पढ़े, लगे पढ़े तुक्का मारने में, सब तुक्का मार रहा है। सी कहाँ से? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार सतत विकास के लक्ष्यों का वर्णन 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया। मैंने कब बताया ये भाई? मैंने तो ये बोला ही नहीं अभी तक एक भी बार। जब नहीं बोला तो क्यों आप दिमाग लगा रहे हैं? स्टेटमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो 2012 में पहली बार ऐसा चर्चा की गई, ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही खराब गलत हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा है, इसका लक्ष्य 2030 तक है। हाँ, यही समझ में आ रहा है, 2030 तक अचीव करना है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, SDG 5 जेंडर इक्वलिटी, SDG 8 स्वच्छ ऊर्जा की, सॉरी जो अभी सीमा यादव जी ने बताया, मेरे दिमाग से खुद भी उतर गया एकदम से SDG 8 के बारे में, इनका पढ़ने के बाद। सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और SDG 10 ये कहता है रिड्यूस इनइक्वालिटी,
इसके आने की संभावना बहुत, ये सबको रटा रहता है, ये भूल जाओगे और ये भी भूल जाओगे। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता के स्तर को घटाना है, ये दोनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद रखो आ सकते हैं इस बार। ठीक, क्लब ऑफ रोम में एसडीजी गोल्स की बात नहीं की गई थी, 2012 में की गई थी, और इसका लक्ष्य 2030 तक हमको एसडीजी को प्राप्त करना है। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट। गलत करके मत आओ, कुछ लोगों ने गलत बहुत कर्रे से किया है। ये लिखा हुआ है कि इन अप्रैल 1968 में 30 लोगों के एक समूह के द्वारा ये क्लब ऑफ रोम नाम की एक रिपोर्ट दी गई, जिसके द्वारा एक कॉन्सेप्ट आया लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ कॉन्सेप्ट क्लब ऑफ रोम के द्वारा दिया गया। तो ये याद रखिए, लिमिट्स टू ग्रोथ किसका कॉन्सेप्ट है? क्लब ऑफ रोम का है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप पारिस्थितिकी किसके बीच का संबंध का अध्ययन की बातें करता है। लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच की बातें करता है, मैन और फॉरेस्ट के बीच के अध्ययन की बातें कर रहा है, सॉइल एंड वाटर, हस्बैंड एंड, यही वाला सही है, डी। यस, सही कर दिया मैंने। यस यस, मेरे पास नहीं है सर 17 के बारे में नोट्स। पूजा मिश्रा जी व्हाट्सएप करके क्या कह रही हैं? इकोलॉजी कोई आएगा महानु बुद्धिजीवी क्या कर लियो, वो ऑडियो तो सुनेगा नहीं, क्या कर लियो इनने हस्बैंड वाइफ मार दिया, इन्हें यही नहीं पता, हम तो डिसलाइक करेंगे। एक आध कर भी गया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलें, ऑप्शन इज करेक्ट। मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ आपको। परिस्थिति का मतलब, इको मतलब सराउंडिंग, लॉजी का मतलब अध्ययन, सराउंडिंग का अध्ययन, यही इकोलॉजी कहलाती है। ठीक, द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाई, नाम लिखे हुए हैं टेंसले, डी.आर. स्टुडार्ट, ई. हर्टिगर। अरे ठीक है, समझ गया, सबको पता है ऑप्शन डी, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं इसमें कुछ भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र के